कैप्टन रामचंद्र यादव जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। और दूसरे नंबर पर निहाल सिंह सेना में मेडल प्राप्त किया है। सम्माननीय जय सिंह जी, सम्माननीय गजय सिंह जी, इसके बाद उत्तर प्रदेश 13 कुमाई में हो रहे युद्ध में अपने समर्पण भाव को दिखाते हुए कैप्टन रमेश कुमार जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करने जा रहे हैं। मेजर प्रमोद कुमार जी, कैप्टन रमेश कुमार जी, मेजर प्रमोद कुमार जी, मेजर रामकिशोर यादव जी, सम्माननीय नवमी लाल यादव जी, सम्माननीय अभिमन्यु सिंह जी, सम्माननीय इंद्रजीत यादव जी, सम्माननीय रईस पाल जी, सम्माननीय पंकज यादव जी, सम्माननीय संतोष कुमार जी, सम्माननीय राम विजय जी, सम्माननीय विपिन कुमार जी, सम्माननीय शरद यादव जी, सम्माननीय पंकज यादव जी। देश का इतिहास रचने वाले 1962 के युद्ध में, राजांगला के युद्ध में आप सभी लोगों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए विजय को फतेह की है और साथ ही साथ भारत के तिरंगे झंडे की शान बढ़ाई है। ये हमारे गौरवशाली इतिहास के ऐसे जाबाज जवान हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पण की भावना से कार्य किया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी सभी लोगों को सम्मान दिया है और हमारे प्रदेश के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया। माननीय जी सम्मानीय प्रेस के साथियों से बात करेंगे। ये कार्यक्रम जो सम्मान करने का था, एक हफ्ते लगभग 10 दिन पहले का कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय इंडिगो एयरलाइंस के लेकर के कुछ इश्यूज आ गए और जिसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल पाई। फिर हाउस था, इसकी वजह से आज कार्यक्रम तय हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका, आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। हमारा सौभाग्य है आपसे मिलने का और सौभाग्य इस बात का भी है कि हम सब लोगों को मौका मिला है आपको सम्मान देने का। जिन्होंने आजादी पाने के लिए और आजादी के लिए योगदान किया हो और आजादी को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। रिजांगला जो लड़ाई थी उसके बारे में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की,
तो आप खुद महसूस करेंगे और बहुत से साथियों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे फौज के यही जवान लोगों ने आखिरी बुलेट, आखिरी बॉडी तक चीन की फौज का मुकाबला किया और एक एक जवान को न जाने कितनों से मुकाबला करना पड़ा। हजारों की संख्या में जो आए उससे मुकाबला किया और अपने भारत मां की जमीन को, धरती को बचाने का काम इन्हीं वीरों ने किया। हमें खुशी है कि बहुत सारे लोगों से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन उस लड़ाई के ये लोग जो आज हमारे बीच हैं, हम सब गर्व है कि इनकी वजह से हमारे देश की रक्षा हुई है। और सैनिक, पक्की नौकरी वाला, आधी अधूरी नौकरी वाले अगर होते तो शायद हमें यह सम्मान करने का मौका भी न मिलता। तो आज के मौके पर जहां इन वीरों ने, इन बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को और देश की धरती को बचाने का काम किया, जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए, उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं। और लोग भी अगर कोई रेजिमेंट मांगना चाहें तो वो भी उनकी भी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, देश में कम है 5 मिलिट्री स्कूल हैं, दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा हूं, फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। सैनिक स्कूल तो है जगह जगह, लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाए जाएं। राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटक में 2 हैं, 1 हिमाचल में है। बेलगांव, बेंगलोर, अजमेर, धौलपुर और चैल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। तो हमारी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी मांग होगी कि लखनऊ में मिल जाए, बन जाए मिलिट्री स्कूल, इटावा में, हमारे होम टाउन में बने, कन्नौज में बने, बनारस में भी बन जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि हमें सम्मान करने का मौका मिला है। मैं अध्यक्ष जी का और अपने तमाम विधायक लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हैं। मैं कहूंगा कि रजांगला की वो जो स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है वो जरूर दिखाएं। देखना पड़ेगा थोड़ा। 1963 की है। चीन से लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक लद्दाखी गडरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला जा पहुंचा। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों की खोलों पर पड़ी। वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। जानी मानी सैनिक इतिहासकार और भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं पर मशहूर किताब द ब्रेव लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती है, बॉडीज ऐसे मिली, सिपाहियों के हाथ में हथियार थे, नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरिंज था, किसी की राइफल आगे से उड़ चुकी थी पर उसका बाट उनके हाथ में ही था। इस तरह की लाशें मिली जिससे तब पता चला कि ये लोग कितनी बहादुरी से लड़े थे। तब तक देयर हैड बीन दिस कंप्लीट एम्बिग्विटी अबाउट व्हाट हैपेंड टू दोस 113 पीपल, क्योंकि जो लोग वापस आए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। और ये जो 2-3 महीने थे, इस टाइम पे लोगों को ऐसा अंदेशा था कि या तो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए हैं या डर के भाग गए ये लोग, क्योंकि बहुत कम थे। इस तरह का एक स्टिग्मा उन लोगों पे लगा हुआ था। तब तक उनको कायर करार कर दिया गया था, क्योंकि वो अहीर चार्ली कंपनी के वो सब उसी एरिया से थे, हरियाणा के रेवाड़ी वाले इलाके से थे। और लोगों में ये था कि ये लोग डर के भाग गए हैं, और जो 2-3 जो बच के वापस आए उनको शन कर दिया गया गाँव में, क्योंकि वो वॉरियर विलेजेस थे जहाँ पर की लोग पुश्तों से फौज में जा रहे हैं। पीपल डिड नॉट स्पीक टू देम, उनके घर जाना बंद कर दिया लोगों ने, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। और एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना पड़ा एक एनजीओ को टू कन्विंस पीपल दैट दीज वर हीरोज एंड दीज वर द फैमिलीज ऑफ हीरोज ऑफ रजांगला। और एक पूरा कैंपेन जैसा रन किया गया ताकि गांव वाले कन्विंस हो सके कि ये बहादुर सिपाही थे, ये कायर नहीं थे। 13 कुमाऊं को चुशूल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। उसके अधिकतर जवान हरियाणा से थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। उन्हें 2 दिन की नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला से वहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था। ठंड रोज की बनिस्बत कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी और रेजांगला में बर्फ भी गिर रही थी। उस लड़ाई में जिंदा बच निकलने वाले ऑनरेडी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव, जो इस समय रेवाड़ी में रहते हैं, याद करते हैं। ठीक 3:30 बजे हमारी 8 प्लाटून की एलपी लगी हुई थी, उससे एक लंबा बर्स्ट आया करके। तो मैं साहब बोला रामचंद्र क्या? मैंने कहा साहब बात हो गई है मेरी हरिराम साहब से। 8 प्लाटून के सामने से फायर आया। ठीक 4 मिनट के बाद ही हरिराम साहब का टेलीफोन आया कि रामचंद्र मैं साहब को टेलीफोन दो। उन्होंने बताया
8-10 चाइनीज हमारी तरफ बढ़ रहे थे। जब हमारे जवानों ने उनको आते हुए देख लिया तो मार में आए हैं 300 गज की रेंज में, तब हमारे जवानों ने लंबा बर्स्ट फायर किया है। उसमें 4-5 तो उसी टाइम खत्म हो गए, बाकी 2-3 भग गए और मैंने अपनी लाइट मशीन गन को अपने मोर्चे के अंदर वापस बुला लिया है। ये बात सुन करके मैं साहब बोला कि हरिराम साहब, जो वक्त हम चाहते थे वो वक्त आज आ गया है। हरिराम साहब बोला, साहब आप चिंता मत करिए, हम सब जवान जा रहे हैं, मोर्चा पकड़ लिया है। 7 पलटन के जमादार सोजाराम ने अपनी कंपनी कमांडर को इतला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने रिपोर्ट किया कि रिज की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी शूटिंग रेंज में आए उन पर फायरिंग शुरू की जाए। 7 प्लाटून की 3 लाइट मशीन गनों ने एक साथ फायर खोल दिया। साथ ही 9 प्लाटून जो फॉरवर्ड में लगी हुई थी उसकी लेफ्ट लाइट मशीन गन ने बिग फायर दुश्मन के ऊपर खोल दिया। ठीक 8 मिनट के बाद साहब का टेलीफोन आया सुजाराम साहब का कि रामचंद्र, मैं कहा साहब, मैं साहब को बताओ। मैंने कहा साहब बात ही कर लो, कमांड पोस्ट में ही है। क्योंकि मैं साहब बाहर निकल जाते थे बार बार। मैं ये कहता साहब आप बाहर मत निकलो, क्योंकि दुश्मन का भरोसा नहीं कब सैलिंग आ जाए। बोला साहब चाइनीज को हमने बुरी तरीके से मार दिया है, आप चिंता मत करिए और जवान सुरक्षित है हमारे। कोई भी जवान को किसी भी किस्म की कोई जख्मी वगैरह नहीं हुआ है। ये बातें कर ही रहे थे कि 3 देर में 8 प्लाटून से खबर आ गई हरिराम की कि साहब हमारी तरफ दुश्मन करीब 400 की नफरी में हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको सच बताता हूँ, क्योंकि लड़ाई हो ली, सब कुछ हो लिया, लेकिन पहला गोला उनका हमारे कुक हाउस पे पड़ा। मैं साहब बोला रामचंद्र फायर स्टॉप करा दो। अपनी रेंज को आदेश दिया कि टारगेट तोता, क्योंकि हर रेंज ले रखा था, हर उसका फॉरवर्ड रखा हुआ था। इधर से हमारी 3 मेटों ने फायर शुरू करना, इधर से 8 प्लाटून ने फायर शुरू, ये हमला भी उसका नाकामयाब कर दिया। इसी दौरान में दुश्मन का हैवी सेलिंग हुआ था। लाइट मशीन, मीडियम, फील्ड, तीनों आर्टिलरी उनकी एकदम से हमारे ऊपर बमबारमेंट शुरू हुआ। जब चीनियों द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल डाली। सुबह 4:30 बजे के करीब उन्होंने सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए। 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। पहला हमला उन्होंने रिपल्स कर दिया था और उनको वो बॉडीज गलीज में गिरी हुई नजर भी आई ऊपर से, पर उसके थोड़ी देर के बाद में चाइनीज ने उनके ऊपर मॉर्टर से फायर किया और ये 15 मिनट का हमला था जो बहुत ही डेडली अटैक था। ये जो जवान यहाँ पे तैनात थे इनके पास बस लाइट मशीन गन्स थी और .303 की राइफल्स थी जो कि सिंगल लोड थी, मतलब हर गोली चलाने के बाद उनको लोड करना पड़ता था। और इतनी सर्दी थी कि वो बताते थे कि जवान की उंगलियां जम गई थी। 15 मिनट के अंदर देयर वाज कंप्लीट डेवास्टेशन। उनके सारे बंकर उजड़ गए, टेंट्स उखड़ गए, जवानों के लिम्स उड़ गए और तबाही सी मच गई। मगर उसके बाद भी मेजर शैतान सिंह ने उनको बोला कि आप डरिए मत, आप लड़ते रहिए। एंड दैट इज व्हाट दे डिड। जब ये सब हटा धुआं वगैरह तो उन्होंने देखा कि सामने दूर रिज पर याक्स आ रही हैं। कुछ क्षणों के लिए उन जवान ने सोचा कि हमारी ही अल्फा कंपनी के लोग हैं जो हमारे बचाव के लिए आ रहे हैं, एंड दे वर वेरी इलेटेड। पर जब उन्होंने दूरबीन लगा के देखा तो वो चाइनीज थे और वो याक्स के ऊपर अपना बाकी सामान लाद के, अपनी एमिनेशन वेपन्स लाद के आ रहे थे। एंड दैट इज व्हेन द थर्ड अटैक हैपेंड, जबकि वो आकर के उन्होंने एक-एक को मार दिया। इस बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में शेल का एक टुकड़ा आकर लगा। उन्होंने पट्टी करवाने के बाद लड़ाई जारी रखी। तभी एक चीनी सैनिक का पूरा बर्स्ट उनके पेट में लगा और वो नीचे गिर गए। मेजर शैतान सिंह अत्यधिक खून बह जाने की वजह से बार बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। सूबेदार रामचंद्र यादव इस मुश्किल समय में उनके साथ थे। मैंने जाकर दंडेड़ा घुसाया। रामचंद्र, मैंने कहा साहब बहुत दर्द हो रहा है पेट के अंदर, मेरा बेल्ट खोल। मैंने कहा साहब बेल्ट नहीं खोलूंगा, क्योंकि उससे पहले जब मैंने अंदर हाथ दिया तो मेरे साहब की हाथें बेल्ट के नीचे आ चुकी थी। फिर मैं सब बेहोश हो गए। फिर होश में आया मेरे साहब, चल रही है फायरिंग, बमबारमेंट भी दुश्मन का दोबारा आ गया हमारे ऊपर चल रहा है। अब मेरे साहब बोले कि रामचंद्र एक बात सुन। कहा साहब, मेरा एक कया मान ले कि आप बटालियन में चले जाओ और बोलो कि कंपनी ऐसे लड़ी और कंपनी शहीद होगी। मैं बोला साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे साहब बोला रामचंद्र ये मेरा हुक्म है। चारों तरफ लाशें ऐसी बिखरी पड़ी थी जैसे वो कपड़े की गुड़ियाएं हों। मेजर शैतान सिंह का टेंट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उनके दोस्त चिमन का सिर धड़ से अलग पड़ा था। मंडोला गांव के महेंद्र सिंह की टांगे पूरी तरह कुचली जा चुकी थी। मैंने सूबेदार रामचंद्र यादव से पूछा कि इस लड़ाई में 13 कुमाऊं के 124 में से 113 जवान मारे गए। आप किस तरह इस भयानक हमले में बच गए? मैं तो मामूली जख्मी था, ज्यादा नहीं, मेरे को बिल्कुल होश था, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि बोलने का कहा था कि मेरे साहब को नहीं छोड़ देना, मेरे साहब की लाश दुश्मन को नहीं दे देना। और जब भी हमारे ऊपर से रन करेगा मुझे मौका मिलेगा, मैंने मेरे साहब को उठाया है और वहां से छाती के लगा के 3-4 रोल किया और बजरी के अंदर जब ढलान में आ गया तो उठाया है और लेकर के 1 किलोमीटर नीचे आया हूँ। और जब लेटाया तो देखा कि 8:15 बजे मेरे साहब के प्राण निकल चुके हैं। ये सोचा कि नीचे क्वार्टर मास्टर के पास जाना है और जाने के बाद मैं साहब की लाश को लेकर जाना है। लेकिन जब मैं नीचे गया तो उस जगह तो आग लगा रहा थी, राशन पानी में सब में आग लगी हुई है और ना वहाँ हौलदार मेजर था, ना वहाँ वाशरमैन था, ना वहाँ सफाई वाला कोई नहीं था। तब एक जीप आई है, जीप आने के बाद में वो जीप मेरे को लेकर हेडक्वार्टर में गई है। रिज हमला की लड़ाई
लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके का रक्षण करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनको जो आदेश मिले थे वो उन्होंने आखिरी दम तक पूरे किए। जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर टीएन रैना, उनसे रिटर्न में हर एक सब कंपनी के पास में आदेश आए थे कि आप आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। तो ये उन्होंने टू द टी फॉलो किए ये ऑर्डर्स। 124 जवान वहां पर तैनात थे और ऑलमोस्ट 1000 की संख्या में चाइनीज का उनपे अटैक हुआ था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। मैं आपको बताना चाहूंगी रेहान की जब मैं इसको रिसर्च कर रही थी तो 13 कुमाऊं वाज द बटालियन। उनको जब मैंने मेल के साथ संपर्क किया और उनसे बोला कि आप थोड़ा बैटल के बारे में बताइए, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और उन्होंने मुझे बोला कि हम पहले आपको नाम भेजते हैं कितने लोग मरे हैं। तो दैट रैन इनटू 3 शीट्स ऑन माय लैपटॉप। आई कुड नॉट रीड इट टिल द एंड बट माय आईज आर फुल ऑफ टीयर्स कि कितने लोग उस लड़ाई में मरे जो सुबह 4:30 बजे शुरू हुई और 8:15 बजे खत्म हो गई थी। रजांगला में लड़ने वाली सी कंपनी का हर जवान हीरो था। अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर ये कंपनी नहीं होती, नहीं शहीद होती, तो ले कारगिल जंग के खतरे में पड़ जाता। मैं आज बताता हूँ क्योंकि इसी ने रोका उस वैली को, इस कंपनी ने रोका उसको, और जब उसको इतना नुकसान हो गया तो उसने खुद सीजफायर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई से 4 दिन पहले हमें आदेश मिला कि देखो आप पीछे हट जाओ। तो मैं साहब बोला कि देखो साहब, मैं जब तक जवानों से बात नहीं कर लूँ मैं ये नहीं कर सकता। मैं बोला साहब जवान यहाँ से मर जाएगा लेकिन इस पोस्ट को छोड़ेगा नहीं। जिस प्लाटून में गया तो यही मैं साहब को जवाब मिला कि हम मर जाएंगे लेकिन हम दुश्मन को इसी जगह खा जाएंगे, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तीनों प्लाटून से ओके मिलने के बाद मैं साहब बोला कि बहादुर मेरा भी यही इरादा है, और पीछे मैसेज दे दिया ब्रिगेड कमांडर साहब को, टीएन रैना को, कि साहब ये कंपनी इस जगह से पीछे नहीं हटना चाहिए। रेहान पटेल, BBC, दिल्ली। कभी वो दिन थे जब भारत ने चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं अपना भाई माना था, लेकिन 1962 को पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। ये हमला एक विश्वासघात था। भारत माता की जय। चारी कंपनी में आपका कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूं। आज रात एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आने वाला है। चीनी फौजियों का। तुम सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ो, तुम सबके खून में। और इस बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। एक आधा जैकेट मिल जाता तो कपड़ा इतना लाची नहीं पहुंची बात, और उसकी जैकेट की। कल जब सरहद पर दुश्मन से भिड़ने जाऊंगा तो क्या करोगे? सर ऊंचा करके सबको कहेंगे कि हम एक सच्चे देशभक्त के लिए। आपने कभी किसी की जान ली है? गरीब रहे हो, कोई प्यार से मांगेगा तो जान भी दे देंगे, और जो बात देश पे आई 100 की जान भी लेंगे। 3000 चीनी रजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। सर वहाँ हमारे सिर्फ 120 जवान पोजीशन में। अगर आज भी चढ़ गए तो कल तक चुशुल और कुछ समय कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। मैं लड़े बिना हार नहीं मानता चाहता। आपको दिल क्या कहता है? लड़ेंगे नहीं मारेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। चीन हमारे घर में घुस आया है और उसे रोकना हमारे हाथ में। एक वक्त आज धरती लहू पुकार रही है। सीज दो से दुश्मन के खून से, उसने क्या जरूरी है? तैयार हो। बोलना चाहिए, बोले नहीं हाँ, ये हमारा मैनिफेस्टो था जिसमें हम लोगों ने शामिल किया था। मैनिफेस्टो। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने आजादी पाने के लिए और आजादी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी हो, वही सैनिकों का और शहीदों का महत्व समझते हैं। अगर कुछ कहना चाहें, अच्छा हाँ ठीक है, ऑन कर देना, ऑन कर देना, एक ऑन कर देना। हाँ ठीक है। आदरणीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी, जो आपने इन बहादुरों के 62 की लड़ाई से बचे हुए तीनों का सम्मान किया, इसके लिए मेरे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और रजांगला के शहीद आपको बार बार धन्यवाद देते। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जन्म एक बार होता है, अगर ये देश के काम आए तो इससे बड़ा धर्म नहीं होता। मेरा खानदान शुरू से ही आर्मी में है।
सुभाष चंद्र बोस के टाइम से, और उसके बाद में मैं खुद आर्मी संभाली, फिर मेरा बेटा जो अभी सुधा मेजर यहाँ है मेरे पास, और पोता भी मेरा 20 कुमाऊं में है, और पोता की बहू भी डिफेंस के अंदर है। तो मेरा ये कहना है हर वर्ग को कि चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जमींदारा हो, तन मन लगा करके ऐसा काम करो जो कि आने वाली संतान को नसीहत मिले कि हम भारतवासी हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि नेताजी जो थे बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से 2 बड़े काम हो गए। एक तो जवानों की डेड बॉडी जो घर आने लगी थी, इसके लिए, दूसरा जवान की इतनी तनख्वाह थी कि एक बकरी भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने पद संभालने के बाद में जवानों की हालत को ऐसा कर दिया कि बहन बेटी की शादी वगैरह भी अच्छी तरीके से कर सके। मैं अक्सर मिलता रहता था नेताजी से, और वो तीसरा ही काम बाकी रह गया, एक अही रेजिमेंट का, वो अगले से जिम्मेवारी होगा। बाकी मैं आपका समय लिया, माफ करना। लड़ाई आपने देख ली है, आगे भी अगर मौका मिले, अभी तो उम्र 87 साल हो गई है, 3 दफा मेरे जंगला मुबारक, अब भी जाने के लिए तैयार हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको जाने दें और फिर हम लोग ठीक है। आदरणीय राम सिंह जी, रामचंद्र, हाँ हाँ, उन्हीं का वॉइस थी जो